तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है जेके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं दिनेश ठाक आपको गणित पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अभी हम ज्ञात करेंगे एलसीएम एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो आपके पास पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। इसका हमें एलसीएम एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे इसका एचसीएफ। तो इसके लिए तीनों के अलग अलग गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे। तो तीन गुण अभाज्य गुणनखंड के चिन्ह बना दिए। अब 12 का हो जाएगा 2 से, 15 का 3 से और 21 का 3 से। दो छंग 12, दो तिया 6, 3 एकम 3। अब जिनको पिछला वीडियो समझ में आ गया है उनके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, जिनको नहीं आया है वो एक बार वापस से उस वीडियो को देखो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं एक बार इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हाँ ओके। तीनों पंजे 15, हाथ से लग गई, सॉरी हाथ से लगा ली। तीनों पंजे 15, तीनों सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इनका हो गया 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 बराबर 3 इंटू 5, 21 बराबर 3 इंटू 7। तो यहाँ आपके पास कॉमन क्या आया है तीनों में? तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है 3। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 3। इसमें किसी को डाउट? ओके, नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम सीधा है, जो आपके पास एचसीएफ आ रखा है उसको ले लो, ले लिया। अब जो संख्याएं जो एचसीएफ में नहीं गिनी है उनको गुणा कर दो। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पढ़िए 60, 60 सत्ते 420। तो ये इसका एचसीएफ भी आ गया और ये इसका एलसीएम भी आ गया। किसी का कोई डाउट इसमें? अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29। 17 17 के बारे में आता है, 23 23 के बारे में आता है और 29 29 के बारे में आता है। तो इनका जो एचसीएफ है वो सीधा क्या हो जाएगा? एक। यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे जब भी होता है कि अपन ने एचसीएफ निकालना है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा? एक। इसको आप ऐसे समझ लो कि यदि दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं p व q है तो इनका एचसीएफ क्या होगा? अब यहाँ तो आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में एचसीएफ अपन क्या लिखते हैं? इनका एचसीएफ क्या होगा? एक। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कि यहाँ नंबर से, मतलब 17, 23 और 29 ये किसी के बारे में आते नहीं, मतलब ये अभाज्य संख्या ही है। तो जो अभाज्य संख्या होगी उसका अभाज्य संख्या में ही करना है। तो यहाँ पे अपने एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं, तो एक आ गया। अब जब एलसीएम की बात करें, इसकी बात करेंगे एलसीएम, तो इन तीनों संख्याओं को गुणा कर दो, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। अब गुणा करने वाला काम वो पड़ा रहेगा आपके। तो पहले 29 को 23 से गुणा कर देते हैं। 23 इंटू 29, 9 तीस 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 6 6। अब इसको अपन गुणा कर देंगे 17 से। 17 सत्ते 119, हाथ से लग गई 11, 17 छः 102, 102 और 11 113, 113 का 3 हाथ से लग गई 11, फिर वापस से 102। अच्छा 17 से 102, 113। तो ये हो गया 11 33 9। ये इसका एलसीएम है और ये इसका क्या है? एचसीएफ है। अब अपने पास लास्ट प्रश्न तीसरे का। तो पहला है 8, दूसरा है 9 और तीसरा है 25। तीनों का अलग अलग। 8 का हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, पचम 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे इनका आपस गुणनखंड हो गया। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? वैसे तो देखिए पहले एचसीएफ के लिए 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हो गया 3 इंटू 3 और 25 का हो गया 5 इंटू 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ बराबर 1। और इनका जो एलसीएम है वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ढंग से लिखते हैं इंटू 5
और इंटू 5। अब गुणा करना है, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 100 हो गया, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 1800 इसका आंसर है। तो एलसीएम हो गया 1800। अब जो गुणा किया वो बहुत फास्ट किया, क्योंकि वही बात है, मैं टीचर हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। गुणा आप कर सकते हो आपके तरीके से, वो आपकी समझ है। मैंने क्या किया, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 10 और 10 हो गया 100, फिर 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 100 कितना हो गया, 1800। ये इसका आंसर है। कोई डाउट इसमें? एक बार प्रश्न वापस आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, मुझे तो कहा कि। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे गलत जगह की। तो बच्चों, अगले क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली 1.1। यदि HCF 306 और 657 9 है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न पूरा इन्होंने बदल दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी दो संख्याओं का HCF 9 है और उसी दो संख्याओं का आपको LCM ज्ञात करना है। अब कोई है कि सर हम सीधा LCM निकाल के भी तो कर सकते हैं, या इसका अलावा कोई और तरीका है, तो बेटा वो सीधा वाला आप कर सकते हो, मना नहीं है, बट वो एग्जाम में वैलिड भी होगा, ऐसे गलत तो नहीं होगा, ठीक है। पर मुझे जो है वो बता रहा हूँ कि आप इसको कर सकते हो सीधा कि भाई हम एलसीएम निकाल दे, बट ये भी तो आप सोचो कि उसने एचसीएफ दिया है, कोई आसान तरीका भी होगा ही होगा, और नंबर भी दो है स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि दो नंबर का रिलेशन होगा किससे, एचसीएफ और एलसीएम से, और वो रिलेशन क्या था, A × B = LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। क्या रिलेशन था, A × B = LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो ये रहा रिलेशन। अब A और B क्या है, दो गिवन नंबर से LCM या HCF में से एक टर्म आपको दे रखी है, दूसरी टर्म आपको फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है, तो वो तो हो सकता है इजीली। चलो ध्यान दो उधर। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे इसका गिवन, और गिवन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A है 306, B है 657, और आपको HCF दे रखा है, HCF A, B = 9। फिर आता है आपकी फाइंड, फाइंड आपको करना है LCM ऑफ A, B = क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों चीजें अपन ने लिख दी, गिवन हो गया, फॉर्मूला आपको पता है। इस चैप्टर में ये एक ही फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला के बेसिस पे ये है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई अलग क्वेश्चन मान लो लगे कि ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, जिसमें कैलकुलेशन टाइप लग रहा हो, तो उससे में आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ऐसा नहीं कि ये तो हमें करवाया ही नहीं, आउट ऑफ कोर्स है बेटा, आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता है। आउट ऑफ कोर्स सिर्फ आपकी बातें रहती है हर बार, ठीक है। तो आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं है आपकी बातों के अलावा, बट अभी ध्यान दो क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्स टॉपिक नहीं है अपने, ये आउट कोर्स में है। चलो, तो ए की वैल्यू हो गई 306 और बी की वैल्यू हो गई 657 इक्वल्स टू, एलसीएम हमारे पास नहीं है तो एलसीएम लिख दो, मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 9। तो वैल्यूज पुट करने में ये कि जो वैल्यूज गिवन है वहां पे उसको पुट करना है, और जिस कंडीशन, जैसे मल्टीप्लीकेशन में प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। अब यहां से हम बात करेंगे पक्षांतरण की, ठीक है। पक्षांतरण ये वर्ड सुना हुआ होगा और काफी बच्चों को इसके रूल्स भी पता होंगे। पक्षांतरण क्या होता है, तो पक्षांतरण क्या कहता है, यदि किसी संख्या का चिन्ह है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो गुणा हो जाएगा। ये चार तरह की चीजें हैं। अब ये तो बहुत बेसिक सी है कि भाई हमें तो आती है, कर सकते हैं, अच्छी बातें आती है। तो जिनको नहीं आती है, इसका भी एक वीडियो है, वो आप देख लेना, बिल्कुल चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलो अभी ध्यान दो। तो यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के मल्टीप्लाई में क्या है, 9 है। तो जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। और डिवीजन को आप कह सकते हो, हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी तो, बट्टा। डिवीजन को अपन क्या बोलेंगे, बट्टा। मतलब ये 9 यहाँ गुणे से भाग में जाएगा, अर्थात इसके कहाँ आएगा, बट्टे में आएगा। तो अपन लिखेंगे 306 × 657 बट्टा 9 बराबर LCM, ठीक है। अब अपना काम है इनको काटना है। क्या करना है, काटना है। काटने का नियम विभाज्यता के नियम पे ही आधारित है, इसलिए मैंने बेसिक में वो भी बना रखा है, और उस वीडियो पे जाके देखना, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपके पास 9 है और ये दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, कैसे जा रहा है वो भी समझ लो। दोनों में आप अंक का योग करो, 6 और 3 9, 3 के पारे में आता है। फिर 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 भी 3 के पारे में आता है। दोनों संख्याएं 3 से विभाजित है, और अगर देखें तो इसका योग 9 है, इसका 18 है, तो ये दोनों 9 से भी विभाजित है। तो आपकी इच्छा अनुसार हो जिससे आप गुणा कर सकते हो, तो मतलब सॉरी, भाग कर सकते हो, ठीक है।
तो भाग करते हैं अपन। मैं 3 से करूंगा, चलेगा? तो 3 3 9, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 नम 27। तो हमारे पास अभी आया है 102 इंटू 219 बराबर LCM। अब इनको क्या करना है, अपन को गुणा करना है। अपन दाएं से शुरू करेंगे। 9 दूनी 18 का 8 हासिल लग गई 1। अब आपको क्या करना है, दाएं वाले दोनों में 2 अक्षर लेने हैं और उनको तिरछा गुणा करवा के जोड़ दो। तो 0 गुणा होगा 9 से, 1 गुणा होगा 2 से। तो ये हो गया 2, 2 और 1 3। अब हासिल कुछ नहीं है। फिर इन तीनों का आपको गुणा करवाना है, कैसे? तिरछा। 1 को 9 से, 9 एकम 9। 0 को 1 से, 0, 2 दूनी 4, 9 और 4 13। 13 का 3 हासिल लग गई 1 वापस से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर वाले 2 अंक लेने हैं। तो ये हो गए 1 0 2 और 1, 1 एकम 1, तो 1 ही हो गया। 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब इधर वाले अंकों का गुणा कर दो, 2 एकम 2। तो इसका आंसर आ गया 22 33 8। ये है इसका LCM। किसी में कोई डाउट? और हाँ, अभी जो गुणा मैंने किया है, ठीक है, किसी को है कि सर ये क्या हुआ? बेटा ये कुछ नहीं हुआ, ये गणित का जादू था जो बहुत आसानी से आप भी सीख सकते हो। ये आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल। इसका भी चैनल में एक वीडियो बना हुआ है। अगर कि सर सारे वीडियो बने हुए हैं तो फिर बेटा तुम वीडियो देखने ही यहाँ पे आए हो, तो वीडियो ही बताऊंगा ना। यहाँ एक्सपर्ट आप होते तो आप ही को बताना कैसे करना है। तो उस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन्ड है कि आपको 3 अंकों का 3 अंकों से गुणा कैसे करना है, और विद इन सेकंड आप कर सकते हो, जैसे भी मैंने किया, बिना किसी चीज के जादू इसे बोलते हैं। तो बेटा अब बढ़ते प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त हो सकती है या फिर शून्य पर खत्म हो सकती है। इसका मतलब है कि 6 की घात n एक प्राकृत संख्या के रूप में है, और आपको ये बताना है कि n का जैसे कोई भी मान रखते हैं तो उसका आंसर में जो इकाई का अंक है वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे वो ध्यान दो। अपन उत्तर पे आते हैं। आंसर, कोई भी संख्या, सॉरी, सबसे छोटी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है, वो कौन सी है बेटा? वो है 10। क्या है? 10। अब इस 10 का अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो वो हो गया 2 पंजे 10। तो इधर एक लाइन आ जाती है, किसी भी संख्या का शून्य पर समाप्त होना तभी संभव है जब उसके गुणनखंड में 2 व 5 विद्यमान हो। बहुत ज्यादा हिंदी बोलनी पड़ती है इनसे तो, पर आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, विद्यमान हो। इसका मतलब किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होना तभी संभव है जब उसके गुणनखंड में क्या होंगे? 2 और 5। मतलब ये 2 और 5 होगा तो ही 0 आएगा, और 2 और 5 नहीं तो 0 नहीं आएगा। तो इस लाइन से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। कैसे? ध्यान दो। जैसे ही हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 2 और 3। तो 2 और 3 है, अपन लिखेंगे अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, अगर आप समझ लो, किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 व 5 विद्यमान होना जरूरी है। ठीक है, तो अपन जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इसमें 2 और 3 है, अतः 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अच्छा क्या, वो तो लिखा ही नहीं। अतः, अच्छा यह है ना, थोड़ा थोड़ा यह है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, इतना सही है।